एक दिन मैं घर से इनफैक्ट हॉस्टल से निकला भी और मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करके आता हूँ। तो हॉस्टल से निकल कर के 500 मीटर का जो सड़क तक का रास्ता है या अरबिंदो मार्ग का, वहाँ तक पहुँचने में मुझे आधा घंटे लगा। और मैं मेंटली इतना हैवी था, इतना डिस्ट्रेस था कि मैं थक गया वहाँ पे बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते। मैं वहाँ गया, मैं बस स्टॉप पे बैठा रहा, वो उसकी सीमेंट की बेंच के ऊपर कई बसेज निकल गई। एक आदमी ने पूछ भी लिया कि आप इतनी देर से बैठे हुए हो, आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा कि आज हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर कौशल वर्मा जी से, एकेडमिक डीन एम्स एंड एचओडी डर्मेटोलॉजी। डॉक्टर वर्मा का जीवन बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ रहा है। लखनऊ के पास एक छोटे से शहर हरदोई से दिल्ली एम्स तक का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं रहा। इस सफ़र की कहानी में बहुत सारे पड़ाव आए, ऑब्स्टेकल रेस की तरह। ऐसा टाइम भी आता है जब आदमी टूटने लग जाता है, लेकिन वही नहीं हार माननी थी। डॉक्टर वर्मा की कहानी भी ऑब्स्टेकल रेस की तरह है, और इस रेस में डॉक्टर वर्मा सिर्फ यही कहते हैं, ट्राई तो ज़रूर करूँगा। एंड रिसेंटली ही रिसीव्ड प्रोफेसर J.S. पसरीचा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी ड्यूरिंग एशिया पैसिफिक डर्मेटोलॉजी मीट इन चंडीगढ़। चलिए मिलते हैं डॉक्टर वर्मा से और सुनते हैं हरदोई से एम्स डीन तक का सफ़र। सर, यू आर एट वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूशन, पर आपका बचपन कैसा था? अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड? मेरा जन्म जो है वो यूपी में लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है हरदोई, उसके गांव में था। मेरे गांव में स्कूल नहीं था। जो गांव था वो छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, कोई बैंक नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक मैंने उस गांव के पास में जो दूसरा गांव था उस स्कूल में पढ़ा। 8वीं कक्षा के इम्तहान हो जाने के बाद में जब मेरा टॉप रैंक आया था वहाँ पे, तो फिर हम हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उनकी पोस्टिंग जो है इधर उधर हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से बाहर। तो हमें थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी ये उस टाइम मिली कि जिस टाइम मैंने 8वीं कक्षा पास की, उसी के टाइम मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हरदोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो गया। मतलब एक लक या चांस की बात थी। तो उन्होंने कहा कि हम जॉइंट फैमिली से जो कि बच्चे को पढ़ाना है, तो हमने वहाँ से डिस्ट्रिक्ट टाउन में वो मूव कर लिया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट टाउन में चले गए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। अब चूँकि रैंक अच्छा था, मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो ये चॉइस थी कि मैं क्या पढूं। तो इसलिए फिर जो है मेरे पेरेंट्स ने ये बताया कि, और हमें ये एक तरीके से वो एक था कि साइंस पढ़नी चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे अच्छे होते हैं, वो प्रोग्रेस ज़्यादा करते हैं सोसाइटी में। उनका उस स्टेज से ही एक तरीके का सोशल रिस्पेक्ट शुरू हो जाता है कि भाई ये साइंस का स्टूडेंट है। बट साइंस चूज़ करने के बाद साइंटिस्ट या इंजीनियर क्यों नहीं? वाई डॉक्टर? डॉक्टर्स का बड़ा रिस्पेक्ट था वहाँ पे। और उस डिस्ट्रिक्ट टाउन में, हरदोई टाउन में एक डॉक्टर हुआ करते थे जो फिजिशियन थे। उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, वो MBBS डॉक्टर थे। और ये दूसरे जो उनके बेटे आए वो एक MD करके आए, और वो बड़े मतलब मिलनसार, जिसको सोशल टाइप के आदमी थे, तो लोग उनसे बड़ा खुश होते थे। और मेरे पिताजी उनसे बड़े इम्प्रेस थे कि बेटे को डॉक्टर बनना है और इनके जैसा डॉक्टर बनना है। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन क्या होता फिर? दूसरा ये था कि ऑप्शन ये था कि भाई डॉक्टर बने या सिविल सर्विसेज करें। तो सिविल सर्विसेज का भी एक उस टाइम ये था कि अगर डॉक्टर नहीं बनना है तो सिविल सर्विसेज करो। और उसमें डॉक्टरी में एक ऑप्शन ये था कि MBBS के बाद में भी आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो। एक बार आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद में आपके लिए वो चैनल भी खुला हुआ था। एम्स में जाने का आइडिया या फिर इंस्पिरेशन कैसे आया? मेरी एक सिस्टर यहाँ पे थी, बड़ी वाली। उनके हस्बैंड जो हैं यहाँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो एक बार जब मैं यहाँ पे दिल्ली आया था समर वेकेशन में उनके साथ, वहाँ पे अपनी सिस्टर के पास में, तो मेरे ब्रदर इन लॉ के कज़िन ब्रदर ने मुझसे ये बोला कि आप एम्स जाओ और वहाँ से उनके लिए एक एंट्रेंस का फॉर्म ले आओ जा करके। 2 रुपए का एक फॉर्म मिला करता था एडमिट उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं फ़ार्म ले करके वहाँ वापस चला गया। तो शाम को हमने उनको फ़ार्म दे दिया। तो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने फ़ार्म तो ले लिया मुझसे, और मुझसे ये कहने लगे कि आपको इस इंस्टीट्यूट में आना है। तो एम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर लगता था कि बहुत ही मैग्नानिमस था, बहुत बड़ा था।
दूर से देखने से ये आसपास कुछ कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, सब छोटे छोटे बिल्डिंग्स थी और आसपास काफ़ी एरिया खाली पड़ा हुआ था। तो एक अपने आप में एक बड़ी इम्पोजिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर था, एक बिल्डिंग थी, और जिससे एक तरीके से डर लगता था कि ये यहाँ पे ये क्या पॉसिबल है कि एम्स जैसी जगह में एडमिशन मिल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है। लेकिन मुझे ये था कि ये शायद कोशिश तो कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद से एक डिटर्मिनेशन सा ये था कि कोशिश ज़रूर करना है। एंड फाइनली आप अपनी कोशिश में कामयाब हो गए, पर शायद आप स्टार्टिंग में CPMT के लिए एलिजिबल भी नहीं थे, वो कैसे? जब मैंने 12th किया था तो उस टाइम तक मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनी हुई थी कि मैं इसके CPMT के कंबाइंड मेडिकल टेस्ट के एंट्रेंस के लिए या एम्स के लिए मेरी एलिजिबिलिटी हो। तो मैंने 12th करने के बाद में, उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी जब मैंने 12th किया। तो उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जो कि अच्छा रैंक था और लखनऊ कैपिटल था, एक रेप्यूटेड सिटी था, एजुकेशनल हब भी था एक तरीके से, सारे स्टेट के लोग और वहाँ आसपास के स्टेट्स के भी बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ने आते थे। बट प्राइमरली जो पढ़ाई जो थी वो अपने आप से ही करनी थी, लेकिन फोकस ये हो गया था कि BSc नहीं करनी है, ज्वाइन तो कर लिया था, BSc नहीं करनी है, मेडिसिन करनी है। तो उस साल हमने 3 जगह अप्लाई किया, एम्स में अप्लाई किया, CPMT में अप्लाई किया और BHU के IMS जो इंस्टीट्यूट है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। लेकिन सबसे पहले जो ये रिज़ल्ट आया इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो एम्स का सबसे पहले आया। कैसा था वो पल जब एम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ था? उस टाइम तो इंटरनेट भी इजीली अवेलेबल नहीं था। जब इसका रिज़ल्ट आया तो मेरे फादर जो हैं वो उनको जो रिज़ल्ट जो है इन्होंने एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा। तो उन्होंने जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसको खोल के देखा, फिर उसी को लेकर के वो, मुझे लगता है कि शायद वो रात को ही आ गए, शाम को ही वो आ गए थे, क्योंकि वो वेट ही नहीं करना चाहते थे कि मुझे जाकर के अभी बताना है। तो जब वो आ गए तो मुझे लगा कि ये अचानक कैसे आ गए, बिना कोई इंटीमेशन के। उन्होंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ मुझे दे दिया। तो उसको मैंने खोल के देखा तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट होऊंगा। और फाइनली आप दुनिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में आ गए। हरदोई जैसे छोटे से टाउन से दिल्ली आना कितना बड़ा शॉक या फिर बदलाव था? एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। एक तो बदलाव ये था कि विलेज से डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाना, उसमें कोई खास नहीं था क्योंकि ठीक है डिस्ट्रिक्ट टाउन है, बट डिस्ट्रिक्ट टाउन से लखनऊ जाना अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। लग रहा था कि बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं। और लखनऊ से दिल्ली तो एक अलग ही तरीके का, बिल्कुल कल्चर अलग था, एम्बियंस अलग था, एटमॉस्फेयर अलग था। और दिल्ली के कंपैरिजन में एम्स का कल्चर जो है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग था। ये तो एक वेस्टर्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, इंग्लिश स्पीकिंग, और मतलब इसका लेवल इतना ऊपर था कंपेयर टू जिस तरीके का कल्चर हमने देखा था। और कभी ऐसे भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे रह जाए, छोड़ नहीं पड़ जाए। आज आप काफ़ी आगे आ गए हैं और अपनी जर्नी से लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। एक मज़ेदार सवाल, क्या आपकी रैगिंग हुई थी? यहाँ पे था कि 1 अगस्त को क्लासेस शुरू हो जाती थी, वो फिक्स था, एवरीथिंग इज़ एज पर टाइम शेड्यूल, वो फ्रोजन था। जब 30 को मैं आया था तो 30 को शाम को ही मैं यहाँ पे आ गया था। मैं ऐसे ही आ गया कि मैं खाली हूँ, दिन में मैं सो गया और शाम को आया कि मैं एक बार एम्स को देख करके आता हूँ। तो जब एम्स को यहाँ देखने के लिए आए, उस तरफ से जब निकले तो हमारे जो सीनियर्स थे यहीं इसी सेक्शन में पीछे की तरफ, जहाँ पे अभी हमारा रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का रिक्रिएशन रूम हुआ करता था। बड़ा सा रूम था, वो स्टूडेंट्स ने कब्जा किया हुआ था, छोड़ते नहीं थे, वो कहते थे कि उनका रिक्रिएशन रूम है, वो दिया हुआ था। तो मैं शाम को इवनिंग में आया तो रिसेप्शन पे मैं गया, मैंने उनको पूछा कि ये इसके MBBS के जो एडमिशन वाली है वो लिस्ट कहाँ लगी हुई है, रैंकिंग वगैरह कुछ पता लगता है? तो वो शरारती लोग थे, उन्होंने उसको बता दिया होगा कि स्टूडेंट्स ने, जो हमारे सीनियर्स थे, कि अगर इस तरीके को कोई पूछने आए तो उनको यहाँ भेज देना।
तो जब मैंने उनको पूछा तो वो समझ गए कि ये तो नया स्टूडेंट है, एडमिशन लेने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त लोग उधर बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि ये फ्रेशर्स तो नहीं है, ये एडमिशन वाले लोग तो नहीं है, सीनियर लोग हैं। तो जब मैं गया तो मैंने सोचा कि अब आ गए तो बात ही कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एडमिशन लेने आए हो क्या? तो मुझे लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे, रैगिंग होगी। तो मैंने कहा कि हाँ, एडमिशन मैं तो नहीं लेने आया हूँ, मेरे ब्रदर का सिलेक्शन हुआ है और वो चूँकि रात को ट्रेन से आया था इसलिए वो थका हुआ था और वो आया नहीं, उसने मुझे भेज दिया कि ज़रा पता करके आओ। तो ये बोल करके मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल गया। अगले दिन जब था वो एडमिशन प्रोसेस में, तो सारे के सारे लोग इकट्ठे थे। तो वो सारे पीछे पीछे मॉनिटर कर रहे थे जो सीनियर बैचेस थे कि इन लोगों की रैगिंग करनी है, इनको पकड़ के ले जाना। तो वो जैसे ही वो ख़त्म हुआ, वो बस उन्होंने कि चलो हॉस्टल। वो सारे हम जितने भी लोग बच गए थे, जो कुछ इधर उधर हो गए वो तो हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो पकड़ करके हॉस्टल ले गए। शाम तक वहाँ रखा। हालांकि वो अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, कोई मिसबिहेव नहीं करता था, बट एक स्केयर था कि रैगिंग सी हो रही है। कई बार तो जो है वो क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई और उन्होंने जिसको पकड़ के वो हॉस्टल ले जाते थे। लेकिन वो पहले 15-17 दिन जो है, जब तक वो फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती थी, एक डर था। कभी कभी क्या होता था कि कुछ हमारे सीनियर जो थोड़े बदमाश तरीके के लोग थे, वो बस स्टॉप पे खड़े रहते थे और वहाँ से जो है 2-3 लोग होते थे, वो वहाँ से पकड़ करके वो हॉस्टल ले आते थे। वो कहते थे कि क्लास में जाके क्या करोगे, चलो। कभी कभी जो है वो कमरे में जो है वो सीनियर जो है वो बैठे हुए हैं, वो बेड पे लेटे हुए हैं, उन्होंने वो 3 जो है ज़मीन पे बिठा रखे हैं, एक को अलमीरा के ऊपर बिठाया हुआ है। इस तरीके का एक माहौल था। और वो मतलब दे यूज्ड टू ट्रीट वेल कि अगर दोपहर हो गई तो आपको लंच खिलाएंगे, वो शाम हो गई तो आपको चाय पिलाएंगे, स्नैक्स खिलाएंगे। लेकिन वो एंगेज करके रखते थे, मतलब मैड ट्रीट नहीं करते थे, मिसबिहेव नहीं करते थे, लेकिन वो पूछते रहते थे अजीब तरीके की बातें, जिससे आपको लगता था कि दे यूज्ड टू पुट यू इनटू डिस्कम्फर्ट। और इस तरह एक तरीके से ये भी लगता था कि एक उनके साथ में मिक्स होने का, ओपनपन जो है, खुलापन आने का भी एक मौका था। हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर इन एम्स? तो उस टाइम इंसिडेंटली हमारा एक बैच जो था, ये 79 बैच 1979 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम एक करिकुलम में चेंज लाने का एक प्लान था इंस्टीट्यूट का। तो हमारा एक बैच जो है एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बैच था, तो जिसमें उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई इनको जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स मेडिसिन के शुरू में होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, वो 1.5 साल के बजाय 1 साल में पढ़ाएंगे। अगला वाला 1.5 साल का रहेगा और उससे अगला वाला 2 साल का, जो 4.5 साल वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो नेचुरली अब वो सब्जेक्ट कोर्स कंडेंस हुआ था, तो प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा था। और स्पेसिफिकली उन लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर सा लग रहा था कि जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, क्योंकि यहाँ तो सारा ही इंग्लिश मीडियम का था, तो उसको ग्रास्प करने में थोड़ी इनिशियली डिफ़िकल्टी होती थी। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते थे, आते के साथ में जैसे ही रैगिंग ख़त्म हुई वो सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया। तो 3 महीने वाला, वो पता ही नहीं लगा कि कब आ गया। अगस्त में रैगिंग ख़त्म हुई, अगस्त में हॉस्टल ज्वाइन किया, सितंबर में पल्स ख़त्म हुआ, इंस्टीट्यूट डे ख़त्म हुआ और उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया। अनप्रिपेयर्ड थे, मालूम नहीं था, तो परफॉर्मेंस भी मतलब उतना अच्छा नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स का भी एक अपना एक व्यू था, एक तो एजिटेट भी करते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे एजिटेशन होता था। तो उस तरीके, उस फेज में आई गॉट अट्रैक्टेड टू दी स्टूडेंट्स यूनियन आल्सो। और तो उनकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने लगे। बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ ना कुछ एजिटेशंस ये चलते रहते थे। सो एज अ स्टूडेंट आपके अंदर एक रिबेलियस फीलिंग थी? नहीं, रिबेलियन फीलिंग नहीं थी, लेकिन ये लग रहा था कि भाई जो चीज़ ठीक है, जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में है, उसके लिए तो वी शुड वर्क। एंड इफ द नेसेसिटी इज, अगर ज़रूरत है तो उसके लिए एजिटेट करें, उसके लिए लड़ना है तो लड़े, और वो करते थे। तो एज अ स्टूडेंट आप कम्युनिज्म की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन थे?
नहीं, कम्युनिज्म की तरफ नहीं, सोशल जस्टिस जो जिसको कह सकते हैं ना, उसकी तरफ तो रहता था कि भाई वाई शुड नॉट बी अपॉर्चुनिटी बी देयर फॉर एवरीवन, मतलब हर किसी के लिए मौका बराबर का क्यों नहीं होना चाहिए। वो हमेशा लगता था कि अगर मैं कैपेबल हूँ या मेरे अंदर इंटेलेक्ट है तो मुझे मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैं शायद मैं प्रिविलेज्ड रहा हूँ या फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती गई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती गई। ऐसे कोई इंसिडेंट्स याद है आपको? मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि उस टाइम जो है किसी एक इशू पे लेकर के इंस्टीट्यूट जो है पल्स के लिए कुछ पैसे देता है, फंडिंग देता है। तो डायरेक्टर साहब ने उस साल उन्होंने वो फंडिंग रोक ली किसी चीज़ पे, वो शायद उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो फंडिंग रोक ली। तो वो स्टूडेंट्स यूनियन की उस टाइम जो है हमारे आते के साथ में एक स्ट्राइक हो गई। हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था कि क्या चल क्या रहा है। जो हमारे सीनियर बैचेस थे जो उस टाइम स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिस बेरर्स थे, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे है। तो हमें लगा कि ये तो ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स का ये बनता है, ये तो एक जो लिटरेरी कल्चरल एक्टिविटी है उसके लिए फंडिंग मिलती है तो मिलनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने स्टूडेंट्स ने एजिटेशन खड़ा किया, स्ट्राइक कर दी। तो उसके बाद में फंडिंग रिलीज हो गई। तो हमें लगा कि नहीं, ये तो आई थिंक वी शुड एक्टिवली कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट इन दी स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज़। सर, आपने डर्मेटोलॉजी ही क्यों चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं? मैंने डर्मेटोलॉजी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि एमबीबीएस के मतलब आपकी जो ट्रेनिंग खत्म, जो पढ़ाई खत्म हो जाती है एमबीबीएस का, तो उसके बाद में 1 साल का आपका इंटर्नशिप का पीरियड होता है जिसमें आप डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है। तो इंटर्नशिप की पोस्टिंग हमने डर्मेटोलॉजी में ली। डर्मेटोलॉजी की पोस्टिंग हमने इसलिए ली क्योंकि डर्मेटोलॉजी, मुझे ये लग रहा था कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना, जब हम स्टूडेंट्स ही थे तो वो क्या करता था, वो सिर्फ देख करके बता देता कि ये क्या है। डर्मेटोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रिसर्च भी बहुत हो रही है, क्लिनिकल केयर भी बहुत अच्छी है। पेशेंट को आप देखते ही डायग्नोसिस करके उसी टाइम ट्रीटमेंट लिख देते हो। ये नहीं कि आप एक्सरे करवा के ले आना है या फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा के ले आना, फिर मैं रिपोर्ट देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा। तो ऑन द स्पॉट एक डिसीजन हो जाता था, तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, मुझे जो लग रहा था कि भाई अगर मैं सपोज करो कि प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप से एक टेबल चेयर लगा करके भी एक छोटे से कमरे में मैं पेशेंट्स को देख सकता हूँ, उनको ट्रीट कर सकता हूँ और उनको लुक आफ्टर कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि डर्मेटोलॉजी कुछ टेम्परामेंट भी ऐसे था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स सीनियर और आरडीए के साथ में बड़ा एसोसिएटेड थे, तो एक तरीके से आइडेंटिफाइड भी थे कि सॉर्ट ऑफ ट्रबल मेकर है। तो मुझे इस बात की भी कमी उम्मीद थी कि मुझे इंस्टीट्यूट रखेगा या शायद मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना फिट होऊंगा। तो अगर मुझे इंडिपेंडेंटली भी काम करना पड़े तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि डर्मेटोलॉजी में सिर्फ एक ही सीट हुआ करती थी, सिर्फ एक सीट हुआ करती थी 6 महीने में। तो अगर आपको मिल गई तो मिल गई, नहीं मिल गई तो आप बाहर। और हुआ भी ऐसे कि मुझे पहली बार में नहीं मिली तो फिर क्या हुआ? लेकिन मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में मिल गई और मैं वहाँ चला भी गया। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ ज्वाइन कर लिया। मैं वहाँ पे रहा भी 2 हफ्ते। लेकिन मुझे वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे लिए ये इसका जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर एकेडमिक एम्बियंस है, वो सूटेबल नहीं है। तो मैंने 2 हफ्ते वहाँ करने के बाद में मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, जबकि मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वापस यहाँ पे आया और इसी डीन ऑफिस में जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, उस टाइम डॉक्टर गुलेरिया हुआ करते थे। मैंने सोचा कि मिल करके आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आए हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने तो डर्मेटोलॉजी अप्लाई किया था, मुझे मिला नहीं। मैंने डर्मेटोलॉजी जो है वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में ज्वाइन कर लिया था, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, मैं तो वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ। तो वो उन्होंने कुछ हिंदी और पंजाबी में मिक्स करके ये बोला कि भाई अब तू यहाँ क्या करेगा? तो मैंने कहा सर मुझे हाउस जॉब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा तू तो इतनी लेट आ रहा है, हाउस जॉब तो सारे हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे हाउस जॉब बचा हुआ है। बट उन्होंने उसी टाइम रजिस्ट्रार थे मिस्टर ढिंगरा, उनको फ़ोन किया कि भाई मुंडे नो एक हाउस जॉब दे दो। तो ही सेड कि मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा बोले कि हाउस जॉब तो बड़ा मुश्किल है, तो सारे एलोकेट हो गए हैं। बट देन ही सेड कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ।
तो देन ही गॉट, उन्होंने बाद में मुझे फिर एक रेडियोथेरापी में हाउस जॉब दे दिया और उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें सेकंड टाइम डर्मेटोलॉजी के लिए और मैंने यहाँ पे डर्मेटोलॉजी ज्वाइन कर लिया। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद डॉक्टर पसीजा? मैं एक तरीके से आइडेंटिफाइड था आरडीएस से, रेजिडेंट डॉक्टर से, तो डिपार्टमेंट में जाने के साथ में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हमारा जिनके साथ में इनिशियली, हालांकि उनके साथ में he became my most respected teacher and mentor eventually later even till now, अभी तक जो है डॉक्टर पसीजा के साथ में वो हमारे थीसिस गाइड थे। जब गए तो क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी उस टाइम हेड कर रहे थे, डॉक्टर बुटानी उस टाइम बाहर थे, तो उनके अंडर में उन्होंने हमें वो एक थीसिस दे दी कि आप इस पे काम करो। एक्सपेरिमेंटल थीसिस थी ज़्यादा, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के मुझे करनी थी, लेकिन वो थीसिस के प्रोसेस में कुछ ऐसा लग रहा था कि वो काम नहीं हो पा रहा था। उसमें कुछ इस तरीके के रिएजेंट्स चाहिए थे। रैबिट के लिप पे हमें कुछ रिसर्च करनी थी। उनको लगा कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ और या मैं उतना एफर्ट नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए और ये लड़का काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कुछ मुझे मेमो इशू कर दिया। वो मेमो इशू करने के बाद में वो सारा गड़बड़ वहाँ से शुरू हो गया। अब चूँकि मैं तो RDM में ऑलरेडी था ही था, तो आई टुक इट अप और फिर हमारा उनसे बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा। इट्स एक्सटेंट है कि उन्होंने थ्रेटन किया कि मैं रिजाइन कर दूंगा। और इसी ऑफिस में सामने सब टीम थी डॉक्टर कुसुम वर्मा, उनके ऑफिस में मुझे बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, आप इसको वापस लो। मैंने कहा, तो मैंने भी चिट्ठी लिख दी थी उसके उस रिस्पॉन्स में। तो मैंने कहा कि चिट्ठी तो नहीं वापस लूँगा, चिट्ठी तो सर ने पहले लिखी है, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसी के जवाब में मैंने चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी तो वापस नहीं लूँगा। तो उन्होंने नाराज़ होकर के बोला कि मैं इसकी थीसिस मैं नहीं गाइड करूँ। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। डॉक्टर बुटानी तब तक वहाँ से वापस आ गए थे, उनके अंडर में उन्होंने मुझे थीसिस दे दी और उस टाइम डॉक्टर गुलेरिया भी थे यहाँ पे तब भी। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में थीसिस कर लो। मतलब ऐसे ही कि मेरे अंडर में थीसिस कर लो, मैं डायबिटीज़ में तुम्हें काम दे देता हूँ, तुम स्किन और डायबिटीज़ में कुछ कर लो। मेरा फाइनल एग्ज़ाम था MD का। तो उस टाइम डॉक्टर बुटानी फिर से बाहर चले गए, फिर से वो डॉक्टर पसीजा के पास में आ गए। वो हमारे चीफ एग्जामिनर हो गए, एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन। तो हमारे दोस्त लोग थे वो डर गए, उनको लगा कि अब तो ये पास नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर पसीजा के साथ में इसकी बड़ी टेंशन रही है और वो इसके एग्जामिनर से उसके चेयरमैन हो गए हैं और वो अब तो ये नहीं पास हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि अब तो मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, कि अब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर पसीजा के साथ में इनका प्रॉब्लम रही है। अब तो अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ तभी भी वो मुझे पास ही करेंगे कि इसको कर दो, अदरवाइज ब्लेम आएगा। तो बट इंसिडेंटली ये हुआ कि एग्ज़ाम अच्छा हो गया। 3 लोग जो थे उस टाइम अपीयर हुए थे, उसमें से सबसे बेटर स्कोर सारा मेरा रहा। तो फिर बाद में हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद डॉक्टर पसीजा? तो इवेंचुअली वो सॉर्ट आउट हुआ। उसके कुछ टाइम के बाद में फिर हमें दोनों लोगों को लगा कि शायद ये मतलब गलती किसी की नहीं थी, क्योंकि सिस्टम की वजह से वो काम नहीं हो पाया। तो मैं उनके बहुत क्लोज हो गया फिर डॉक्टर पसीजा के। अभी भी मैं उनसे रेगुलर टच में हूँ, रेगुलर इंटरेक्शन में हूँ। और जब मैंने MBBS कंप्लीट किया तो उस टाइम MD जो है जब मैं कंप्लीट कर रहा था, थीसिस का तो सबमिशन हो गया। मेरा थीसिस का काम भी जो है वो मतलब ठीक ठाक हो गया। मैंने छोटी सी 50 पेज की थीसिस लिख करके सबमिट कर दी टाइमली और वो हो गया। अच्छा, उस प्रोसेस में ये था कि उस पीरियड में हमने इसका जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है मेडिकल ऑफिसर्स का, वो मैंने कर लिया था और मैं सेलेक्ट भी हो गया था। मुझे रेलवेज मिला हुआ था। मैं ADM और उन्होंने पोस्ट ऑफर की थी, एडिशनल डिविजनल मेडिकल ऑफिसर होता है, और गोरखपुर में उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी। तो मैंने उसको संभाल के होल्ड करके रखा कि मैंने कहा कि इसको छोड़ूंगा नहीं तब तक जब तक मुझे कुछ मिल नहीं जाता है। तो वो ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करते थे, हम उनको कुछ ना कुछ बता देते थे कि अभी ये है, अभी वो है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी फैमिली में किसी की वो कुछ नहीं है। तब वो उसको मैंने रखा कि अगर मुझे कुछ मिलता नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कि मैं जॉबलेस ना रहूँ।
तो ये ख़त्म होने के बाद में फिर सीनियर रेजिडेंसी जो यहाँ पे होती है, रजिस्ट्रारशिप सीनियर रेजिडेंसी, उसके लिए अप्लाई किया। एक ही पोस्ट थी उस टाइम भी। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लिया, तो मतलब उसमें बहुत नंबर थे। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब तो मेरा हो ही जाएगा, काफ़ी अच्छा हुआ था। और कुछ भी कर लें तो अगर फेयर, थोड़ा सा भी इंटरव्यू फेयर होगा तो मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला। इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर इंटरव्यू ख़त्म हो गया, चले गए। मुझे पता था कि देखते हैं क्या होता है इसमें। रिटन टेस्ट में तो स्कोर अच्छा है, कितना भी कम करेंगे तो देखते हैं कितना कम होता है। तो उसके बाद में इंटरव्यू ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए। मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ और लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मुझे बता ही नहीं रहे। तब तक जो है डॉक्टर राकेश टंडन जो थे वो सब डीन आ गए थे और यहाँ पे डीन जो है डॉक्टर आहूजा वो आ गए थे, मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो डीन आ गए थे। अब मुझे ना उन्होंने मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया और नहीं उन्होंने मुझे बताया कि इसमें सेलेक्ट कौन हुआ है। और मुझे मालूम था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो मैंने उनको पूछा, डॉक्टर राकेश टंडन को, मैंने कहा सर मुझे बताया जाए कि भाई इसमें क्या है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करने दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, नहीं कर सकते, बताएंगे। तो आई फेल्ट बैड आल्सो कि भाई मुझे मालूम होना चाहिए। तो चूँकि उस टाइम यंग ब्लड, यंग लोग वो थे, गुस्सा भी आता था। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में जा कर के, वो 3rd फ्लोर पे उनका ऑफिस था, वहाँ जा कर के आई गॉट एजिटेटेड और आई शोर माई अनप्लेजेंटनेस कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सब डीन से बात कर लीजिए। सब डीन जो है वो सुनते नहीं है, रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने कहा कि मैं फिर घर चला गया और मैं लौट के आया 10 दिन के बाद में। तो मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि अगर अभी तक भी अगर मुझे ज्वाइन नहीं करने देंगे तो देन फिर मैं इसको आई विल डू समथिंग। तो आकर के तब तक उन्होंने वो सारा कुछ कि भाई करने दो, ये है वो है। तो मैंने 10 दिन लेट जो आकर के मैं सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद में मुझे लग रहा था कि भाई अब तो यहाँ से आपका काम जो है कंप्लीट हो गया है। मुझे इस सीनियर रेजिडेंसी के बाद फैकल्टी मिलने का तो यहाँ कोई चांस है नहीं, यहाँ कुछ कोई बनता नहीं है, बिकॉज there is no administrative support and the kind of person and the activities that you have done in the institute, nobody is going to take you here. तो मैं तैयारी करने लगा। तो 2-3 जगह उस पीरियड में सीनियर रेजिडेंसी के टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। आपका पहला सिलेक्शन एज फैकल्टी कहाँ हुआ था? मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था BHU में। मैं उस टाइम 1 साल मेरी सीनियर रेजिडेंसी का कंप्लीट हुआ था। वहाँ पे वो लेक्चरर लेते थे, जिसमें MD के 1 साल के बाद में यू कुड अप्लाई एंड यू कैन बी अपॉइंटेड एज लेक्चरर। तो मैंने अप्लाई किया, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मैं लेक्चरर की पोजीशन में उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी। मैं यहाँ लौट करके आया डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से मुझे बड़ा फैकल्टी की तरफ से बड़ा इंकरेजमेंट था कि नहीं आप ज्वाइन करो उसको, आप चले जाओ वहाँ, क्यों नहीं जाते हो। तो फिर BHU ज्वाइन करके वापस एम्स कैसे? वहाँ पे BHU में इंटरव्यू दे करके आया और सिलेक्शन हो गया। जब यहाँ लौट के आया थोड़े दिन बाद रिज़ल्ट आ गया, तो मेरे ऊपर एक तरीके से प्रेशर था कि भाई यहाँ से जाओ। और मुझे कहा यह जाता था कि देखो फैकल्टी पोजीशन इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने प्रेस्टिजियस मेडिकल उसमें डिपार्टमेंट में लोगों को नहीं मिलती है, क्यों छोड़ रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली यहाँ से और मैं वहाँ बनारस चला गया और मैं डिपार्टमेंट में रहा 3 दिन। मैंने डिपार्टमेंट को देखा। तीसरे दिन मैंने बैग उठाया और मैं दिल्ली वापस आ गया और डिपार्टमेंट में बोल के गया था कि मैं जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आ गया तो एक बड़ी अजीब तरीके से जो है, जिसको बोलते हैं ना कि एक बड़ा अनरेस्ट सा था कि फिर से आ गए। उस बीच में एक इंटरव्यू और हुआ था जिसमें इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वहाँ भी मैं गया। तो वहाँ गया तो वहाँ आपस में जो लोग हम मुझसे उस टाइम compete कर रहे थे, लिमिटेड लोग हुआ करते थे, 8-10 लोग थे जो उस टाइम एलिजिबल थे। वो जगह जगह मिल जाते थे जहाँ इंटरव्यू, तो कहते ये यहाँ भी आ गया। लेकिन इस बीच में मुझे UPSC के जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट थी उसका एक जॉब मिल गया, तो मैंने उसको रख लिया। और
एक फैकल्टी पोजीशन जो थी यूपीएससी ने जो एडवर्टाइज़ की थी, उसका अपॉइंटमेंट, उसका सिलेक्शन मुझे वहाँ उसमें हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, और मुझे पौंडीचेरी के लिए उन्होंने एक पोजीशन ऑफ़र कर दी थी, तो मैंने उसको भी रख लिया। बट इवेंचुअली जो है वो मैंने उसको बोला, एक तो दिल्ली वाली पोजीशन थी जो मैंने रखी हुई थी, और दूसरे मैंने पौंडीचेरी वाली छोड़ी नहीं थी, और उन्हें किसी को ये नहीं बताया दोनों में से कि मेरे पास कुछ और भैया है, और मैं इसका वेट कर रहा था। तब तक जो है ये ख़त्म हो गया, और इंसिडेंटली उस टाइम जो है 3 पोस्ट एडवर्टाइज़ हो गई यहाँ इंस्टीट्यूट की। तो मैंने कहा कि ट्राई तो करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है, दिल्ली का भी ऑप्शन है मेरे पास, पौंडीचेरी का भी ऑप्शन है, फैकल्टी की पोजीशन भी है, और मेरे पास स्पेशलिस्ट वाली भी है। दिल्ली वाली स्पेशलिस्ट की थी, और पौंडीचेरी वाली जो CGHS की एक फैकल्टी पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की थी वहाँ पे। तो इनफैक्ट ये भी चाहते थे कि मैं BHU ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जनवरी में मेरी सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म हुई 92 में। फरवरी में यहाँ पे इंटरव्यू है, इंटरव्यू मैंने दिया और रिज़ल्ट नहीं आया। अब मैं इस मुश्किल में पड़ा हूँ कि करूँ क्या, ज्वाइन करूँ या ना करूँ। अगर मैं पौंडीचेरी चला गया तो मैं वापस आने में मुझे टाइम लग जाएगा, सीनियरिटी इफेक्ट हो जाएगी अगर मैं सेलेक्ट हो गया, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ। दिल्ली वाले को ज्वाइन करूँ या ना करूँ, उसमें भी वही था कि एक बार ज्वाइन कर लूँगा तो वो छोड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वेट करते हैं। एक दिन मैं घर से, इनफैक्ट हॉस्टल से निकला भी, और मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करके आता हूँ। तो हॉस्टल से निकल करके 500 मीटर का जो सड़क तक का रास्ता है या अरबिंदो मार्ग का, वहाँ तक पहुँचने में मुझे आधा घंटे लगा, और मैं मेंटली इतना हैवी था, इतना डिस्ट्रेस था कि मैं थक गया वहाँ पे। बस स्टॉप तक पहुँचते मैं वहाँ गया, मैं बस स्टॉप पे बैठा रहा, वो उसकी सीमेंट की बेंच के ऊपर कई बसेज निकल गई। एक आदमी ने पूछ भी लिया कि आप इतनी देर से बैठे हुए हो, आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे इनका ये हेड ऑफिस कनॉट प्लेस में हुआ करता था, वो जॉब थी MCD की, तो इनका डायरेक्टर का ऑफिस में कनॉट प्लेस में हुआ करता था। तो मैंने कहा कनॉट प्लेस जाना है। उसने कहा कनॉट प्लेस की तो कितनी बसें चली गई, आप क्यों नहीं गए? तो मैं वहाँ से उठा और फिर वापस हॉस्टल में आ गया। तो उस दिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब जो 500 मीटर का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं, उसको पहुँचने में मुझे 20-25 मिनट लगा। मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कि अब मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ एम्स में क्या होता है। फिर वो इसका रिज़ल्ट आया 30 तारीख की शाम को, अप्रैल सवेरे आकर के 1 मई को लेबर डे पे सुबह सुबह आकर के 9 बजे जैसे ऑफिस खुला, हमने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद डिपार्टमेंट में एक और तरीके का, फिर वो उस तरीके का माहौल। अब तो मैंने पोजीशन में आ गया है लेकिन तब तक सोच काफ़ी बदल चुकी थी। ऐसा उनको भी लग रहा था कि एज ए पर्सन आल्सो ही हैज़ रिफाइंड। और जब मैं गया तो जो हमारे टीचर्स थे, तो टीचर्स नहीं, अभी भी टीचर्स ही हैं, तो उनको मतलब अब लेकिन आप फैकल्टी में आ गए, वो फैकल्टी आप भी फैकल्टी में आ गए। तो डॉक्टर बुटानी से जब मिलने गया तो उन्होंने खड़े होकर के मुझे गले लगाया, कंग्रेचुलेट किया। How AIIMS is different or better from other medical institutions? हर कुछ, हर एक अलग क्लास है, एक अलग लेवल है, एक अलग लेवल है। पेशेंट केयर में भी, टीचिंग में भी, रिसर्च में, जितना यहाँ पे फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और किसी इंस्टीट्यूट में ना उस टाइम थी और शायद अभी भी नहीं है। तो इसलिए लगता था कि अगर इंस्टीट्यूशन में ही रहना तो इससे बेटर इंस्टीट्यूशन नहीं है। और आपको काम करने का फ्रीडम है, आप पेशेंट केयर है, रिसर्च है, टीचिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। मर्ज़ी का मतलब ये नहीं कि आप नहीं ना करना और करना, मतलब आप जिस तरीके से करना चाहो वो एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो एक तरीके का एक फ्रीडम देता है, एक लिबर्टी है कि आप काम को कैसे करना चाहते हो। सर, यू वर एडवाइज़र बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नेपाल, और आपके प्रमोशन और नेपाल के बीच में एक मैकडॉनल्ड्स का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर, क्या स्टोरी थी वो? अगर मुझे किसी चीज़ के लिए कन्विक्शन रहा है या मुझे लगा है कि ये होना चाहिए,
तो फिर मैंने उसको लग के किया है। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम प्रमोशन का लैडर जो था कि वो 4 साल के बाद में, 4 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के बाद में आपके क्रेडेंशियल्स ठीक होते थे, आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट होता था। अगर असेसमेंट ठीक है तो आप 4 साल के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते थे। प्रोफेसर की यहाँ पे 110 पोस्ट होती थी जो सैंक्शन या कैडर पोस्ट कहलाती थी। उसमें हर डिपार्टमेंट में 1 या 2 पोस्ट होती थी। प्रोफेसर के लिए 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके MD MS के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। कैडर पोस्ट है, अगर उसमें से कोई पोस्ट खाली होती है तो वो पोस्ट डायरेक्टली एडवर्टाइज हो जाती है और जिसके 14 साल हो चुके हैं MD करने के बाद में, MS करने के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, वो उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। और वो सिलेक्शन कमेटी अगर आपको सूटेबल पाती है तो आपको सेलेक्ट करके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता था। जिस साल ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उस साल मैं 1 साल की डेपुटेशन के लिए नेपाल गया हुआ था। मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट हेड कर रहा था। धरान एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से उन्होंने BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से चल रहा था। तो मैं वहाँ डेपुटेशन पे गया हुआ था। तो मैं ऐसे ही आया था अपनी यहाँ पे दिल्ली वापस वहाँ से मतलब एक विज़िट में आया हुआ था। तो मेरी डॉटर उस टाइम छोटी थी, तो उसने शाम को बोला कि पापा मुझे मैकडॉनल्ड जाना है। तो जब वो मैकडॉनल्ड वहाँ उसको मैकडॉनल्ड के लिए ऑर्डर किया और हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं एक ऐसी अखबार वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा हुआ था, उसको मैं लेकर के आया। तो जब मैं अखबार को ऐसे ही देखने लगा तो मतलब गंदा सा एक अखबार उसी दिन का था, लेकिन गंदा सा काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसके ऊपर कुछ खाना वाना भी पड़ा हुआ था। तो वो पड़ा हुआ तो जो मैंने सोचा कि इसको देख लेते हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं तब तक। तो जब मैंने उसका पेज एक खोला तो उसमें मुझे एम्स का एडवर्टीज़मेंट दिखा, जिसमें फैकल्टी मुझे किसी ने बताया नहीं था, जिसमें फैकल्टी पोजीशंस एडवर्टाइज हुई थी और उसकी एप्लीकेशन की डेट भी उससे 1 आध दिन बाद की ही थी। तो मैं बहुत डर गया, इसको कैसे करें, ये अप्लाई तो करना है, अगर ये छूट गई तो फिर तो ये गई। तो मैं बस वहाँ से उठा, मैंने उसको अखबार को उठाया, मैं यहाँ लेकर के आया, मैंने उसको पढ़ा फिर से और सुबह मैं ऑफिस आया, ऑफिस था मेरे पास, और ऑफिस आकर के मैंने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लिया इस पर फैकल्टी सेल से, और मैं लेकर के उसको डायरेक्टर ऑफिस में आया। डायरेक्टर का PA था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि भाई इसको कंप्लीट करना है। आई मीन ही हैड नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प, बट उसने जो है उसको एप्लीकेशन को उसी टाइम उसने कंप्लीट किया। तो अप्लाई करके फिर मैं चला गया नेपाल, और तब तक इस पोस्ट के इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल हो गए। तो मुझे ये लगा कि अगर पोस्ट के इंटरव्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं तो फिर मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मैं यहीं पे काम करूँगा। और जब मैं लौटा तो इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू अच्छा हो गया और सिलेक्शन हो गया इसमें डायरेक्ट पोजीशन में भी। तो डायरेक्ट पोजीशन में अब चूँकि उस टाइम आई वाज द यंगेस्ट प्रोफेसर इन द एंटायर इंस्टीट्यूट। सर 2003 में आप प्रोफेसर बने, 2022 में HOD ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट और फिर 23 में डीन। विथ सो मच एक्सपीरियंस एट सच अ सीनियर लेवल, आप एम्स में क्या क्या चेंजेस लेकर आए? तो उसमें 2-3 चीज़ें जो उसमें की हैं। एक तो हमने जो MD MS के कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई फंडिंग नहीं होती है रिसर्च करने के लिए, तो मैंने वो इंट्रोड्यूस की कि भाई इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको थीसिस के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। तो हमने उसके लिए पैसे एलोकेट किए हैं। आई थिंक 5 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा है उसके थीसिस के लिए, जो पहले नहीं था। फिर एक यहाँ इंस्टीट्यूट में रिसर्च डे होता है, वो रिसर्च डे बड़ा फ्लेक्सिबल था, कभी होता है, कभी नवंबर में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। मैंने कहा उसकी एक डेट फिक्स करो, और वो डेट हमने 30 जनवरी फ्रीज़ कर दी कि भाई ये 30 जनवरी को, जैसे 25 सितंबर को इंस्टीट्यूट डे होता है, 30 जनवरी को ये होगा। तीसरा ये था कि हमारा प्लान था कि हम एक साइंटिस्ट का एक काडर बनाएंगे इंस्टीट्यूट में। तो हर डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वेस्ट लेकर के कि भाई आपको कितने साइंटिस्ट चाहिए या कितने बड़ी रिसर्च टीम चाहिए, वो आप हमें बताओ, उसके हिसाब से हम आपको रिक्रूटमेंट करके साइंटिस्ट देंगे। आप रिसर्च पे जो थोड़ा जोर डालो और डिपार्टमेंट में एक अच्छी कटिंग एज तरीके की रिसर्च जो है हर डिपार्टमेंट करे। एज ए डीन लाइफ कैसी चल रही है सर? घर अक्सर देर से पहुंचता हूँ, पहले भी देर से पहुंचता था, लेकिन अब और भी देर से पहुंचता हूँ। वीकेंड्स पे टाइम नहीं मिलता है। वीकेंड्स पे ये होता है कि अब जैसे सैटरडेज़ को अगर काम है तो बैठे हुए हैं, या कोई और एंगेजमेंट है तो वो है। दूसरे जो प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं वो भी वीकेंड्स पे होती है। तो कई बार ऐसे होता है कि कई वीकेंड्स
मिलते ही नहीं है, ये पता ही नहीं लगता है कि संडे था इस महीने। सर, अब एक स्किन से रिलेटेड सवाल, स्किन को यंग रखने के लिए क्या सही तरीका होना चाहिए? एक तो आपकी जो डेली लाइफ है, जो रूटीन है, वो एक तरीके से सेट होनी चाहिए, एक तरीके से फिक्स होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना करें जिससे बायोलॉजिकल सिस्टम को कोप अप करने में दिक्कत होती है। दूसरे, आपका जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए और आपको ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे आप थोड़ा कम ही खाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भरपेट खाएं, आप उससे थोड़ा सा कम ही खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब मैं खुद भी जो है हफ्ते में 4 दिन 5 दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी रहे जिससे आपको थकान हो, उससे नींद अच्छी आए, आपको भूख ठीक लगे और उससे स्किन भी आपकी ठीक रहती है। क्या स्ट्रेस का भी स्किन से रिलेशन है? स्ट्रेस का स्किन से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे स्ट्रेस का मेंटल हेल्थ से रिलेशन है, उसी तरीके से स्ट्रेस का स्किन, क्योंकि जो जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, वो स्किन और माइंड जो है वो दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं। एक जो एक्टोडर्म होती है उसी से स्किन बनती है, उसी से, इसलिए उसका एक डायरेक्ट कनेक्ट है। तो अब जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या परेशान होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि टाइम से पहले ही जो है वो लगता है कि वो बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। तो ये कि मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उनकी स्किन भी जो है अफेक्ट होती है, तो वो लगता है कि उनको प्रीमेच्योर एजिंग हो गई है। व्हाट इज़ योर मैसेज टू द न्यू जनरेशन जो मेडिकल को एज ए प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं? ये आप सोच के मत इसमें आइए कि आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं। ये एक पैशन है। अगर आपको इसमें वाकई इंटरेस्ट है और आप इसको कर सकते हो, आप तभी करिए, क्योंकि ये एक लाइफ हो जाती है। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ जस्ट नॉट लाइक ए प्रोफेशन। ये जी रहे हैं, हम तो मेडिसिन जी रहे हैं इन द सेंस कि यहाँ पे है, जब तक यहाँ रहते हैं वो मेडिसिन के अंदर है, घर में भी उसी के अंदर है, तो दी प्रोफेशन बिकम्स योर लाइफ। सर, इंडियन मेडिकल सिस्टम बाहर के मेडिकल सिस्टम से बेटर क्यों है? देखिए, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ये ब्रिटिश रूल के टाइम डेवलप हुआ है। जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन भी लोग जिसको कहते हैं, हम उसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वो ब्रिटिश टाइम में शुरू हुआ है। और इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी उस टाइम जो था वो ब्रिटिश मॉडल पे ही था, और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी रोबस्ट और अच्छी है, जिसमें हर चीज़, हर तरीके की पढ़ाई हो जाती है। और जो हमारी सोशल सेटिंग है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसको करिकुलम में लाए हैं। तो जो ट्रेनिंग होती है वो मेडिकल ग्रेजुएट्स की, वो एक अच्छी ट्रेनिंग है। अब दूसरे ये है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे है कंपेयर टू दी फॉरेन कंट्रीज़, वो बहुत कम है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम है, इसलिए जो है बाहर से लोग आकर के यहाँ इलाज कराते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन की वजह से जो पेशेंट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो जाती है। एक ही दिन में हमारे यहाँ, आप सपोज़ कि जैसे मानते हैं एम्स में जो है 50,000 लोग आते हैं, 15,000 लोग ओपीडी में रोज़ देखे जाते हैं करीब करीब। इतने तो किसी कंट्री में साल में पहुँचते हैं। तो उनका एक्सपोजर इतना कम है कि उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही पुअर हो जाती है कि वो उनको मौका इतना नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ जो डॉक्टर ट्रेन होते हैं वो बेटर ट्रेन होते हैं, क्योंकि उनको मौका मिला है उन पेशेंट्स को देखने का, उनका ट्रीटमेंट सीखने का, उनको ये कि इनको कैसे डायग्नोसिस होनी है। तो इसलिए हमारा मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम जो है वो अच्छा है। एक लास्ट सवाल, फैमिली में कौन कौन है सर आपके? फैमिली में मेरे पेरेंट्स तो उनकी डेथ हो गई है। वाइफ हैं, वो भी डॉक्टर हैं, एप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS किया। एक डॉटर है, वो PhD कर रही है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो हम उसको चाहते थे कि वो भी डॉक्टर बने, क्योंकि एक तरीके का फैमिली एम्बियंस इस तरीके का था कि हमें लग रहा था कि शायद ईजी होगा। तो हमने उसको बायोलॉजी दिलवा भी दी उसमें 11th में।
लेकिन हमें पता नहीं लगा कि कभी उसने उस बायोलॉजी को छोड़ करके इंग्लिश लिटरेचर ले ली। तो हमने उसको बोला कि ये क्या कि नहीं, मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, आई डोंट वांट टू बिकम ए डॉक्टर। मैं तो आप दोनों लोगों को देखती हूँ, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप हमेशा बिजी रहते हो, घर में भी मेडिसिन की बात करते हो, मुझे इस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए। तो कामना कॉलेज में उसने BA ऑनर्स किया, तो उसमें साइकोलॉजी BA ऑनर्स साइकोलॉजी में किया। उसके बाद में उसने MAT से क्लिनिकल साइकोलॉजी किया। MAT से क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद में फिर हमने उसको बोला कि आप क्या करोगे, तो कहने लगी कि अब मुझे अब्रॉड जाना है। यहाँ से MA करके गई, वहाँ पे MS किया, वहाँ पे MS उसको बोलते हैं। तो उसने MS किया वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और वहाँ 2 साल MS करने के बाद में फिर उसने वहाँ से ये कि मुझे PhD करना है। फिर उसने PhD के लिए अप्लाई किया, तो फॉर्चुनेटली उसका वहाँ पे उसको PhD मिल गई। अब वो फ्लोरिडा में PhD कर रही है फाइनल ईयर में। देखा, मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ट्राई करेंगे तो एक दिन वो ज़रूर होगा। अनसंग इंडिया फाउंडेशन के साथ बने रहिए। जय हिंद।